अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपकी निबोश के पेपर के रिगार्डिंग प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। तो इंशाल्लाह आज वीडियो में मैं आपके सामने जो मैंने कुछ क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं, वो एक-एक क्वेश्चन मैं आपके सामने राइट डाउन करूँगा। मैंने पिछली दफ़ा भी वीडियोज़ अपलोड की थी प्रीवियसली, जो कि बाद में वीडियोज़ रिमूव हो गई। निबोश ने वीडियो रिमूव करवा दी, ठीक है। हालाँकि वो सिर्फ हेल्प आउट करने के लिए थी, एजुकेशनल पर्पसेज़ के लिए थी। तो एग्जैक्टली जो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन बताए हुए थे वही पेपर में क्वेश्चन आए सारे। सिनेरियो डिफरेंट होता है, सिनेरियो हमेशा डिफरेंट होता है, सिनेरियो कभी भी सेम नहीं होता। ठीक है कि ये अगर पिछले साल कुछ जनवरी में सिनेरियो सेम था या फेब में, तो इस साल शायद वो सेम हो। नहीं, सिनेरियो हमेशा डिफरेंट आता है, क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है। तो माई सेल्फ साकिब हुस, और पिछले 6 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुका हूँ निबोश में। किसी को रिपोर्ट में अगर कोई मसला था तो उसको समझाया है, उसको अंडरस्टैंड करवाया कि यहाँ पे आपने ये कंट्रोल लिखना है जो कि सूटेबल है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल मतलब मीन्स कि आज टू रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है, निबोश आईडी पे डिप्लोमा है। इसके अलावा जो है IGC-1 है, उसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की हेल्प चाहिए हो विद इन प्रूफ के साथ, इंशाल्लाह आप, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें आप वीडियो में कुछ एविडेंस या प्रूफ्स दिखाते हैं ना कि देखें ये माशा मतलब हमारा बैच था जो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। ठीक है। अगर यहाँ पे यूट्यूब पे सबके सामने शो करें तो वो वीडियो रिमूव हो जाती है। ठीक है। तो वो इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो होती है, सारे क्वेश्चन राइट डाउन किए जाते हैं। ठीक है। तो वीडियो रिमूव हो जाती है। तो इंशाल्लाह जो है आपको कोई भी एविडेंस देखना हो, कोई प्रूफ देखना हो, जो मेरा वर्क है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हवाले से, जो कि मैं पिछली दफ़ा भी हमारा जो रिज़ल्ट आया था उसमें कोई 20 पेपर्स थे अक्टूबर बैच में, जिसमें से माशाल्लाह 18 पास हुए हैं। रिपोर्ट्स हमारी सारी पास होती हैं। बहुत ही कोई रेयर चांस होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 रिपोर्ट्स हों तो उसमें एक रेफ़र हो सकती है, बाकी 100% माशाल्लाह रिपोर्ट्स पास होती हैं। यानी बोश आईडी पे उसमें किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, IGC-1 है, पेपर अटेम्प्टेशन, कोई भी इशू है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, वहाँ पे मैं इंशाल्लाह ब्रीफली आपको गाइड कर दूँगा पेपर के हवाले से। और जो आज हैं मैंने तकरीबन 35 क्वेश्चंस राइट डाउन किए हैं, जो मैं एक-एक आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। निबोश के पेपर के रिगार्डिंग आपको क्लोजिंग इंटरव्यू है, पेपर हेड और निबोश इन्वेस्टिगेशन है, मीन्स के मेल प्रैक्टिस इस तरह का मसला आ जाता है, उसका क्या सलूशन है। तो मैं काफ़ी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह आपकी क्लियर करूँगा वीडियो में। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको एक-एक चीज़ समझाऊँगा जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। ठीक है। और काफ़ी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। बाकी उससे पहले किसी को भी IG-1 पेपर में कोई हेल्प चाहिए हो प्रूफ के साथ, इससे पिछला रिज़ल्ट था सितंबर जिसमें तकरीबन 29 हमारे पेपर थे, जो कि जिसमें से 26 माशाल्लाह पास हुए थे। तो आपको किसी को भी IG-2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री पे, किसी भी फैक्ट्री पे, कंस्ट्रक्शन से लेके किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, स्टील है, टेक्सटाइल है, या दुनिया की जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं या अपनी मर्ज़ी के प्रोजेक्ट पे रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, ऑथेंटिक, ना उसमें कोई AI टूल यूज़ होगा, ना प्लग होगा। आप अपने टीचर से वेरीफाई करें, वहाँ से चेक करवाएं, जब आपको वहाँ से सेटिस्फिकेशन हो जाए उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। और जो भी रिपोर्ट बन जाती है उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको वो पूरी रिपोर्ट समझाऊंगा कि किस तरह बनाई गई है, ताकि आपको खुद भी पता हो कि रिस्क असेसमेंट क्या है और इसको कैसे रेडी किया जाता है। बाकी अगर कोई बंदा खुद रिपोर्ट तैयार कर रहा है और उसको हेल्प चाहिए हो कि सर यहाँ पे क्या लिखना बेहतर है, ठीक है, ये कंट्रोल है, क्या ये सूटेबल है या नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि ये सूटेबल है, आप ये लिखें तो आपकी रिपोर्ट पास हो जाएगी। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स मत मीन्स कि अगर आपकी रिपोर्ट में कोई एक ना रिसेंटली एक रिपोर्ट रेफ़र हुई, जो सिर्फ इस वजह से रेफ़र होगी कि सारी रिपोर्ट ठीक थी, लेकिन उस स्टूडेंट ने, उस कैंडिडेट ने सिर्फ उसकी रिपोर्ट इस वजह से रेफ़र होगी क्योंकि उसने वर्क परमिट का जिक्र नहीं किया था, कन्फाइंड स्पेस का उसने का हैज़र्ड था, तो उसने हायरार्की ऑफ कंट्रोल तो फॉलो किया हुआ था, लेकिन एक चीज़ मिस कर दी थी, वो है वर्क परमिट। वर्क परमिट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी कन्फाइंड स्पेस की बात हो रही हो। तो वो ना लिखने की वजह से उसकी रिपोर्ट रेफ़र होगी। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप ये कंट्रोल लिखें तो रिपोर्ट पास हो जाएगी। फिर मैंने उनको लिख कर दिया और माशाल्लाह उनकी फिर नेक्स्ट जो है वो रिपोर्ट पास हो गई। ठीक है। तो इसके अलावा जो है आज जो 8 जनवरी को पेपर आ रहा है, सबसे पहली तो बात ये कि IGC-1 जो पेपर है वो सबका डिफरेंट नहीं होता, सबका सेम होता है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड ये पेपर जो आएगा ये सबका सेम होगा, बस लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है कि कोई जो है कोई अरबिक लैंग्वेज में भी हो सकता है। ठीक है। मोस्टली इंग्लिश में ही आता है। तो यूके का जो टाइम है वो यूके का जो टाइम है
वो सुबह 11 बजे पेपर स्टार्ट होगा, जो कि पाकिस्तान में 5 बजे, उस टाइम 4 बज रहे होते हैं, ठीक है। इंडिया में भी तकरीबन यही टाइम होता है। यूएई या गल्फ़ में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा। आप अपने कंट्री के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका जो पेपर है, ठीक है, या यूके और आपके कंट्री में टाइम का क्या डिफरेंस है। 5 आवर्स का फ़र्क है, 2 आवर्स का फ़र्क है, डिफरेंस है, जो भी है वो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि वर्ड काउंट जो है वो 3000 से अगर एक्सीड कर जाए, ये देखें आपके सामने मैंने एक पेपर ओपन किया हुआ है, ठीक है, पास कैंडिडेट का, इसका पेपर पास हुआ है, ठीक है। तो वर्ड काउंट जो है वो इसका क्या फैक्टर होता है, मतलब मीन्स कि अगर आप एक्सीड कर जाते हैं तो क्या ये फ़ायदा है, नुकसान है, वो सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि जो पेपर है वो जो है यूके में 11 बजे स्टार्ट होगा। बाकी कंट्रीज़ में आप देख लीजिएगा कि आपके किस कंट्री में है और किस टाइम स्टार्ट होगा। यूजली जो इंडिया और पाकिस्तान है उसमें तकरीबन 4 सवा 4 बजे ही स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास 24 आवर्स का टाइम होता है, ठीक है। आप 24 आवर्स पेपर, आपके पास टाइम होता है, आप पेपर करें, ठीक है। तो पेपर जब आप कर लें उसके बाद आपको अच्छी तरह रीड करें, एक एक क्वेश्चन को देखें, एआई का यूज़ ना करें। जो एआई पे डिपेंड होता है उसको बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, तो वो अक्सर पेपर उनका इन्वेस्टिगेशन में या मेल प्रैक्टिस में चला जाता है कि आपने एआई का यूज़ किया है पेपर सॉल्व करने के लिए। इस तरह का आपको निबोश की तरफ से इन्वेस्टिगेशन मेल आ जाएगा, जो कि फिर बाद में मसला ये होता है कि उसमें आप रेफ़र हो सकते हैं, ठीक है। आपको दोबारा पेपर देना पड़ सकता है, ठीक है। अपनी मेहनत से अपनी वर्डिंग में पेपर लिखें, कोई पैराफ्रेजिंग इस तरह की चीज़ ना यूज़ करें जो कि कल को आपके लिए मसला खड़ा करे, क्योंकि आपने इतनी फ़ीस दी होती है, टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये होता है कि आप के सामने मैं क्वेश्चन जो है ना वो बोलने लगाऊँ, जो कि आपने याद रख लेने हैं। आप अपनी IGC1 बुक को भी मद्देनज़र रखें, उसको भी आपने ओपन करना है, देखना है कि ये जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है, तो ये इस मेरी बुक में इसका क्या निबोश ने बताया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप ना सर्च करें, ठीक है। फिर उसके आगे आंसर आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिलते हैं, लेकिन वो आंसर आपने वहाँ से कॉपी नहीं करने, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो फॉर एग्जांपल नियर मिस इन्वेस्टिगेशन क्या है। अब नियर मिस आपको पता है कि एक्सीडेंट होते होते रह जाना, या मतलब कि एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन बचत हो गई, दैट मीन्स, ठीक है, कि मतलब वो हो सकता था, ठीक है। नियर मिस का मतलब यही होता है। तो जो है इसके आगे फिर HSE.UK है, उन्होंने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पे, उस वेबसाइट पे भी, ठीक है। और इसके अलावा बाकी वेबसाइट्स पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होती है, आप मज़ीद चीज़ें सर्च आउट कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट वाला या AI वाला काम ना करें क्योंकि उसमें रिस्क होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि अभी जो टास्क नंबर 1 है HSE मीटिंग्स, ठीक है। मीन्स को आप इसके ये भी दे सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी मीटिंग्स के क्या बेनिफिट्स हैं, HS जो वर्कर्स और जो है और ये मैनेजमेंट है वो अगर उनकी HSE मीटिंग्स होती हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं या उसके क्या कंसिक्वेंसेस आते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, हेल्थ एंड सेफ्टी मॉरल्स, ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा आया है, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी मॉरल्स का मतलब होता है अखलाकी तौर पे, ये देख लें आपको नज़र आ रहा होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी मॉरल्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने बताना है कि क्या मॉरली मैनेजमेंट, अब वो देखें वो तो आपके डिपेंड करता है सिनेरियो पे, सिनेरियो किस तरह का है। सिनेरियो में मैनेजमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी मॉरल्स को आपने जब आप क्वेश्चन लिखें, आप पेपर बुलेट्स में लिखें, ऊपर हेडिंग दें, हेडिंग में भी आप पेपर अपना लिख सकते हैं और बगैर हेडिंग के भी आप अपना पेपर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप हेडिंग दें, ना दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो पेपर है वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, समझ आ रहा हो कि बुलेट्स की फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, देखें बुलेट हों, डॉट्स हों, ठीक है, उसकी फॉर्मेट में आपका, ये देखें बुलेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इस तरह के बुलेट्स आपके पेपर में होने चाहिए। ये नंबरिंग जो होती है ये ना दे तो बेहतर है, ठीक है। ये पुराना पेपर है, दैट इज़ वाई ये अभी रिसेंटली कुछ बैचेस का है, लेकिन ये कि नंबरिंग आप ना दें, आप बुलेट्स वगैरह दें, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। हेडिंग्स किस तरह की होती हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। हेडिंग्स ये देखें, इस तरह की हेडिंग्स हो सकती हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी ऊपर हेडिंग्स। हेडिंग्स में भी आप लिख सकते हैं और दूसरी तरह से भी आप पेपर लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको बेहतर लगे। और आपने जब अपना क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, बुलेट्स आपने लिखने हैं, तो आपने एक चीज़ को देखना है कि सिनेरियो को साथ लेके चलना है। कुछ क्वेश्चंस आप जनरल लिख देते हैं तो आप सिनेरियो को भूल जाते हैं, सिनेरियो को स्किप नहीं करना आपने किसी क्वेश्चन में भी, सिनेरियो को आप साथ लेके चलेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा, ठीक है। सिनेरियो को लेके चलें और जो निबोश आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में वही आपने लिखना है, ठीक है। आपने कोई अपनी तरफ से रॉकेट साइंस उसमें एंटर नहीं करनी, जो आपसे पूछा जाएगा वही आपने उनको जवाब देना है। जितना मतलब निबोश है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है, ठीक है, तो आपने वही बताना कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। अब आपने फैक्ट्स बताने क्यों ज़रूरी है, और साथ में आपने सिनेरियो का भी हवाला देना है कि मतलब वहाँ पे वर्कर्स में वो इंजर्ड हो गया था और कोई इसको जो है रेस्क्यू करने नहीं आया, तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है
बाद में उसका जो प्रिजर्व होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो लॉस हो सकता है और बाद में मसला बन सकता है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेहतर है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम पे की जाए। ठीक हो गया। तो इसके बाद है सेफ्टी कल्चर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, कि हमें सेफ्टी कल्चर बताएं इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं या नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बताएं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यही भी पूछ सकता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी है, वाई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज़ नेसेसरी या इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नियर मिस रिपोर्टिंग, ये भी नियर मिस रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है, नहीं वाई नियर मिस इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट। ये नियर मिस इन्वेस्टिगेशन जब क्वेश्चन आता है तो आपने सिनेरियो को लाजमी साथ अपने लेके चलना है। ये क्वेश्चन नियर मिस इन्वेस्टिगेशन है, नियर मिस रिपोर्टिंग है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये देखें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्क असेसमेंट थी या जो प्रोसीजर थे वो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। कुछ आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो इस कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्क असेसमेंट होती है पुरानी होती हैं। ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये भी आपने लाजमी याद रखना है। ठीक हो गया। हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्यों जरूरी है, क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा ये पिछले सितंबर अक्टूबर नवंबर ये से पिछले बैचेस में काफ़ी दफ़ा आया था। ठीक है। ये हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन की बात हो रही है। इसके बाद कंट्रैक्टर्स मैनेजमेंट, ये पिछली दफ़ा 2-3 दफ़ा क्वेश्चन आ सका है। ठीक है। कंट्रैक्टर्स मैनेजमेंट मतलब कंट्रैक्टर्स मैनेजमेंट, कंट्रैक्टर मैनेजमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ये भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो कंट्रैक्टर है उसको हायर करते हुए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, या फिर ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो कंपनी का एम्प्लॉयर था उसने कंट्रैक्टर हायर करते वक्त कौन कौन सी गलतियाँ की। जाहिर सी बात है, अब कोई कंट्रैक्टर हायर करते हैं तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस, उसके लीगल कंप्लाइंस, उसके पास्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चेक करते हैं, हिस्ट्री या रिकॉर्ड उसका डाटा चेक किया जाता है, तो वो इसके बाद आप कंट्रैक्टर को हायर करते हैं। ठीक है। कंट्रैक्टर मैनेजमेंट। इसके बाद फाइनेंशियल कॉस्ट, ये मतलब ये फाइनेंस के बारे में है, मतलब अगर वहाँ पे एक्सीडेंट होता है किसी कंपनी में तो कंपनी कौन से फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर सकती है। ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसमें आपने बताना होता है कि लीगल फ़ीस होती हैं, पेनल्टीज़ होती हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोर्ट प्रोसिक्यूशंस होती हैं। ठीक है। लेबर इंस्पेक्शन होती है प्रॉपर। ठीक है। जेल हो सकती है एम्प्लॉयर को, वगैरह वगैरह। ये तो फिर आगे काफ़ी बन जाता है। ठीक है। और इसके बाद है लीगल प्रोसिक्यूशन। लीगल ये भी आ सकता है कि कौन कौन से लीगल एक्शन फेस करने पड़ सकते हैं एम्प्लॉयर को जो इस कंपनी का है, अगर वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो। ठीक है। फिर वो कि काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कोर्ट में जाना पड़ सकता है, जो है इसका लीगल फ़ीस है, कोर्ट फीस है। ठीक है। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी C155R164 आर्टिकल 10, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या है आर्टिकल 10 के मुताबिक, वो ABCD पार्ट होते हैं, तो आपने बताना होता है कि ABCD पार्ट में कौन सा मैच हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन या इस सिनेरियो में से। ठीक है। ये लाजमी आपने क्वेश्चन देखना है, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी C155R164 आर्टिकल 10। ठीक हो गया। इसके बाद वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी 1981 रिकमेंडेशन R164 आर्टिकल 16 पार्ट A। ये मतलब कि एक तो वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। ये चीज़ें भी आपने देखनी है। मींस कि एक एम्प्लॉयर का अलहदा होता है, वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो आर्टिकल आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ILO आगे लिखेंगे आप। अनइंश्योर्ड कॉस्ट। ठीक है। मतलब कौन को ये अगर ना किसी कभी कभी ऐसा होता है किसी जगह एक्सीडेंट होता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है निबोश की तरफ से, कौन सी अनइंश्योर्ड का मतलब ही यही होता है कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। मीन्स के वहाँ पे वर्क इक्विपमेंट है या मशीनरी है वो डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे आपको नहीं पता कि वहाँ पे अब कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट आएंगी। ठीक है। अनइंश्योर्ड कॉस्ट। ठीक है। आफ्टर एक्सीडेंट, ये भी क्वेश्चन आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। इसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स ये भी आ सकता है, जॉब फैक्टर्स ये भी आ सकता है, एक्टिव मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस में नहीं है। ये मतलब एक्टिव मॉनिटरिंग जो होती है वो हमें बताएं कि वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए एक्टिव मॉनिटरिंग, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। रिएक्टिव में भी आ सकता है। एक्टिव ये होता है कि जो कंपनी ने पहले इंतजाम किए होते हैं। रिएक्टिव में क्या होता है कि जो बाद में एक्सीडेंट के किए जाते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल में ये जो वहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, पुट इन प्लेस। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्वेश्चन भी आता है। ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। सही हो गया। इसके बाद है ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट ये होता है कि आप
जो है अपना बिज़नेस जो है उसको ग्रो अप करने के लिए आप वहाँ पे ऑडिट करवाते हैं, ताकि जो भी कंपनी में मसले मसाइल हैं उनको सामने लाया जा सके। ठीक हो गया। तो ये आप ऑडिट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद ये भी व्हाट टू डू आफ्टर एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद क्या करना चाहिए वहाँ पे। ज़ाहिर सी बात एक्सीडेंट सीन को सिक्योर करना चाहिए, एम्बुलेंस को फ़ोन करें या रेलिवेंट हेल्थ एंड जो क्रू है सेफ्टी का, या सॉरी रेस्क्यू क्रू है, उनको आप वहाँ पर बुला सकते हैं। एक्सीडेंट सीन को पिक्चर्स लेते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, कंपनीज़ की ऑलरेडी पॉलिसीज दी होती हैं, तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये पॉलिसी के हवाले से, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। ठीक है, और वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट, ये क्वेश्चन भी आता है कि वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट का क्या बेनिफिट होगा अगर वो मैनेजमेंट और वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट का क्या बेनिफिट होगा, ये क्वेश्चन भी आता है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ये क्वेश्चन जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। फर्स्ट एड अरेंजमेंट, ठीक है, कि फर्स्ट एड अरेंजमेंट जो है ये क्वेश्चन भी फेवरेट है, ये भी अक्सर काफ़ी दफ़ा है। ठीक हो गया। फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स मींस कि आप फर्स्ट एड अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ताकि वो रिलास्टिक हों, वो अच्छी हों, सूटेबल हों कंपनी के इन्वायरमेंट के मुताबिक और वर्कर्स के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद है हाउ टू रिपोर्ट एक्सीडेंट को कैसे रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है कि एम्प्लॉयर कैसे रिपोर्ट करेगा। ठीक है, वो किस तरह रिपोर्ट करेगा, वो कंपनी जो है वो एक्सीडेंट वो कॉल करेगा। ठीक है, जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको कॉल करेगा, एक्सीडेंट सीन जो है उसको सिक्योर करेगा, फर्स्ट एड देगा। ठीक है, इसके अलावा जो इंजर्ड या वहाँ पे होते हैं जो विटनेसेस होते हैं उनको इकट्ठा करेगा, इंटरव्यूज़ लेगा। मीन्स के रिपोर्ट कैसे करना चाहिए कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं आप उनको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, जो इसके बाद आप फ़ोन को कॉल कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो काइंडली यहाँ पे पहुँचें। ठीक है, इसके बाद लेबर इंस्पेक्शन, ये भी आ जाता है कि लेबर इंस्पेक्टर को क्वेश्चन आ सकता है, लेबर इंस्पेक्शन में भी आ सकता है। सिक्योर एक्सीडेंट सीन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो सीन है उसको सिक्योर क्यों करना चाहिए, इसलिए भी सिक्योर करना चाहिए ताकि जो है वो जो डाटा है, एक्चुअल डाटा है, वो प्रिजर्व रहे और मज़ीद उसमें कोई जो है मिलावट ना हो। ओके हो गया। उसके बाद 29 क्वेश्चन है मैनेजमेंट फेलियर। ठीक है, एक्सीडेंट के रिलेटेड, मतलब ये कि वो ये पूछ रहा है कि मैनेजमेंट की क्या फेलियर्स हैं रिगार्डिंग एक्सीडेंट, मतलब मैनेजमेंट की क्या गलती थी जिसकी वजह से वहाँ पे हादसा हो गया। ठीक है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में भी आ सकता है ये। रिव्यू फर्स्ट एड अरेंजमेंट, एक्सीडेंट जो फर्स्ट एड अरेंजमेंट होती है उनको रिव्यू करना है तो आप कौन सी नई चीज़ें उसमें ऐड करेंगे ताकि वो रियलिस्टिक हो, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। 31 नंबर पे क्वेश्चन है लेबर इंस्पेक्शन विजिट, मतलब लेबर इंस्पेक्टर जो है वो विजिट करता है तो वो क्या क्या गवर्नमेंट नोटिस जारी कर सकता है। परमिट टू वर्क, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। परमिट टू वर्क एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। 33 पीयर ग्रुप प्रेशर, पीयर ग्रुप ये भी आपने याद रखना है, पीयर ग्रुप ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ओके हो गया। इसके बाद HSC मीटिंग्स, सेफ्टी मीटिंग्स ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इंडिविजुअल फैक्टर्स ये भी आपने याद रखना है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरह आ सकते हैं। इनको आप अभी से स्टार्ट कर दें। आगे जो आने वाले बैच हैं, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन ही आएंगे। इनमें से ये नहीं कि मतलब अलहदा आएंगे, यही आ सकते हैं लेकिन वो डिफरेंट टाइप से आएंगे। ठीक है, सेम इस तरह नहीं आएंगे जिस तरह मैंने लिखा है, वो डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। बाकी जो है उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपकी IGC1 उसके हवाले से भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ रेगुलरली, मतलब जब भी पेपर होता है उसके बाद जो इंटरव्यू होता है वो वीडियो रिमूव हो जाती है मेरी, क्योंकि उसमें मैं बताया होता है कि इंटरव्यू जो है इस तरह होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, मैंने प्रूफ के साथ वो चीज़ें बताई होती हैं। यहाँ पे तो वीडियो रिमूव हो जाती है, आप काइंडली व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर कोई मज़ीद हेल्प चाहिए हो, पेपर अटैम्प्ट करवाना हो या IGC1 पेपर है, रिपोर्ट, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री पे, पहले आप प्रूफ देखें, एविडेंस देखें। अब देखें जब भी किसी से पेपर करवाते हैं प्रॉपर पुराना उसका रिकॉर्ड देखना चाहिए हिस्ट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, मेरे पास हर तरह की हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, कोई किसी तरह का मतलब कि आपकी जो डिमांड करेंगे किसी चीज़ की भी वो आपको मिलेगी। उसके बाद आप बेशक करवा सकते हैं प्रूफ के साथ। लोगों की ट्रांजैक्शंस और उनकी जो चैट है हर चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाई जाती क्योंकि प्राइवेसी होती है, सो किसी की प्राइवेसी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। तो मज़ीद किसी को रिपोर्ट है उसमें हेल्प चाहिए हो, पेपर में हेल्प चाहिए हो, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। आपको 110% आप ट्रस्ट रख सकते हैं, कोई किसी तरह का इशू नहीं होगा। बाकी मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक।